नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है देवाशीष नाग जी की। इन्होंने पूछा है कि लग्न कुंडली में पंचम का स्वामी शुक्र दशम में 9 अंश 16 कला पर और भाग्यभाव का स्वामी शनि 2 अंश 13 कला पर वक्री होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो क्या ये दृष्टि संबंध राजयोग को भंग कर देगा? लग्न कुंडली में पंचम का स्वामी शुक्र और दशम का स्वामी शनि, अर्थात आप मिथुन लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यहां देखा जाए तो गौर करने योग्य बात है। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बताया है इस बात को कि शनि के ऊपर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी राजयोग को भंग करने वाली होती है। अब यहां जरा गौर करने की बात है कि इस मिथुन लग्न में बात थोड़ी यहाँ अलग है। यहाँ दृष्टि संबंध अगर बनेगा तो नौमेश और पंचमेश का भी दृष्टि संबंध बनेगा। एक और विचार करने योग्य बात है, पंचम पति का जाकर के दशम में बैठना है, ये षडाष्टक योग लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग माना गया है। वैसे ही नवम पति का जाकर के चतुर्थ में बैठना है, ये षडाष्टक योग लेकिन ये भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ये राजयोग है, जातक को भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ना राजयोग भंग करने वाला तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये पुरुष की कुंडली है और शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं पुरुष के अंदर वीर्य विकार और बहुत हद तक दाम्पत्य में थोड़ी खटपट परेशानी और बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि जातक के चरित्र में भी थोड़ी कमी अवश्य आएगी। अब हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो इनका नाम है राम। इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु 11 अंश पर और राहु 27 अंश की युति है। पंचम में वक्री शनि 18 डिग्री पर और अष्टम में मंगल, नवम में सूर्य 21 डिग्री, चंद्रमा 6 डिग्री और बुध 3 डिग्री की युति है। शुक्र 1 डिग्री पर 11वें भाव में है, तो क्या शुक्र और बुध का रत्न धारण कर सकते हैं जिससे भाग्य का साथ प्राप्त हो? तुला लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु है, अच्छी बात, और राहु की साथ युति में है, ठीक है, चांडाल योग बना। पंचम में हालांकि राहु 27 अंश पर है, 11 और 10 21 22 23 यानी 27 अंश दूर हो गया, तो ये चांडाल योग होकर के भी दुर्योग नहीं माना जाएगा। पंचम में वक्री शनि 18 डिग्री पर, अष्टम में मंगल, ठीक है, नवम में सूर्य है 21 अंश पर और चंद्रमा है 6 डिग्री और बुध 3 डिग्री की युति है। शुक्र 1 डिग्री के साथ लाभ भाव में है, यानी सिंह राशि में बैठे हैं। बिल्कुल आप बुध का रत्न और शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। जसकर्ण लालानी, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में सूर्य 21 अंश पर, शनि 15 अंश पर और बुध 11 अंश 54 कला के साथ है। चंद्रमा मकर में है, राहु वृश्चिक, गुरु कुंभ में, शुक्र केतु वृषभ में, शनि 7.5 व शनि महादशा चल रही है। अब शनि में बुध का अंतर 9 अप्रैल 2022 से आएगा, सो कैसा रहेगा? मिथुन लग्न में सूर्य हैं, आपने बताया है, और सबसे पहले हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं। आपका मुख्य प्रश्न है कि शनि में बुध का अंतर, और ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं शनि और बुध, ये लग्न में ही सब बैठे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर शनि में बुध के अंतर को बहुत खराब तो नहीं माना जाएगा, हालांकि एक ही राशि पर दोनों को बैठे हुए हैं, पर फिर भी इनकी जो दशा और अंतर दशा होगी वो ठीक ही होगी, बहुत खराब इसको नहीं कहा जाएगा। तो आप इसको अच्छा ही समझिए। हाँ, थोड़े से स्वास्थ्य में जरूर अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी के मामलों में ये ठीक है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मोहित, क्योंकि शनि में शनि की जो दशा अंतर दशा रही होगी उसकी अपेक्षा ये समय कहीं ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये समय आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। बाकी की अपेक्षा अगर देखें तो शनि में शनि जैसा गए थे उससे कहीं बेहतर होगा ये। मोहित मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र केतु तृतीय भाव में है, मंगल बुध चतुर्थ भाव में और सूर्य शुक्र शनि पंचम भाव में तथा गुरु राहु नवम भाव में है। जीवन में आर्थिक सुख न के समान है तथा संतति सुख से भी वंचित हूं, कौन सा रत्न धारण करूं? कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र केतु तृतीय भाव में,
चंद्र केतु तृतीय भाव में, तो कर्क लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में कन्या राशि हो जाएगी ना, तो तृतीय भाव में कन्या राशि में चंद्रमा होना, यानी कन्या राशि है तो राहु से शनि राशि से पंचमस्त चल रहे हैं। आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो ये प्रश्न पूछना बनता ही नहीं है। समय निसंदेह, मैंने कहा था घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। अब बारी आती है संतान सुख और आर्थिक सुख, सबके मामले में आप न की बात कर रहे हैं तो ठीक है, संतान सुख के लिए तो बाकी की स्थितियों को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है कि गुरु और राहु नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ है, धर्म भाव में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। राहु के साथ ये देखना पड़ेगा कि अंश में कितनी दूरी है। फिर भी अगर आपने मुझसे रत्न पूछा है तो मैं सलाह दूंगा कि आप गुरु का रत्न या तो टोपाज या आप सक्षम हो तो पुखराज एक बार धारण करके अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि संतान भाव पर भी पड़ रही है। तो गुरु को अगर बल मिलेगा तो संभावना इस बात की बनती है कि कुछ हद तक हर मामले में वो सहयोग आपको करें। उनकी दृष्टि लग्न पर, पराक्रम पर, संतान पर, सब पर पड़ेगी। जॉयस सिन्हा, इन्होंने पूछा है द्वितीय भाव में मिथुन लग्न में बुध शनि शुक्र की युति को समझाएं, क्या युति अच्छी है? द्वितीय भाव में मिथुन लग्न में बुध शुक्र और शनि, तो द्वितीय भाव में मिथुन लग्न में कर्क राशि हो जाती है और कर्क राशि में पंचम पति, साथ ही साथ लग्नपति और साथ ही साथ नवम पति यानी अष्टम पति भी, ये तीनों की युति हुई है। बिल्कुल अच्छा है, इसमें तो कहीं कोई संशय ही नहीं। अब अगर ये तीनों चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता में हैं, यानी चंद्रमा की स्थिति को आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा के साथ अगर ये अच्छी स्थिति में है, इनका संबंध तात्कालिक मित्रता वाला आ रहा है, तो निस्संदेह ये योग बहुत बढ़िया माना जाएगा। और फिर धन भाव में सीधी सी बात है, लग्नेश जहाँ बैठेंगे उस भाव में वृद्धि करेंगे। पंचमेश का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना महाधनी योग बना, शुक्र बुध की युति योग बना है यहाँ पर, और साथ ही साथ भाग्येश का जाकर के धन भाव से संबंध बनना भी जातक के लिए महाधनी योग और महाभाग्य योग ही के तरह निर्माण किया है ये। तो देखा जाए तो ये योग बहुत अच्छा है। बस इतना जरूर देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अगर चंद्रमा तात्कालिक मित्रता में है तो ये बहुत अच्छा योग है। शिवा ये पूछते हैं कि कुंभ लग्न और लग्न में केवल केतु, सातवें भाव में चंद्र राहु की युति और केवल केतु की दृष्टि है, चंद्र के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, क्या ये केमद्रुम योग है? बिल्कुल है, यहाँ चंद्र ग्रहण है और केमद्रुम भी है। चंद्रमा के साथ राहु केतु या सूर्य के अलावा कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग। बड़ा सरल तर्क है ये कि सूर्य के होने के बावजूद केमद्रुम क्यों? क्योंकि सूर्य के होने पर अमावस्या का दोष बन जाएगा, तो उस अवस्था में भी जातक मानसिक रूप से अशांत और परेशान ही रहने वाला है। फलस्वरूप ये केमद्रुम योग या आप इसे चंद्र ग्रहण योग कहिए, बात दोनों में लगभग समान ही है। अब कई बार ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि केमद्रुम योग को बहुत बुरा दुर्योग कहा गया है। कमोबेश केमद्रुम को भी समझने की ही आवश्यकता है, इसलिए मैंने बृहद रूप से समझाया भी है। आप इसे केमद्रुम भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब भी किसी ग्रह से दृष्टि या युक्त न हो तो सीधी सी बात है जातक मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएगा। और कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना सफल हो सकता है ये तो विचारणीय तथ्य हो ही जाता है। तो ये केमद्रुम योग है या चंद्र ग्रहण योग भी है, बात बराबर है। अगर चंद्र राहु का संबंध अंश वाइज बहुत दूर है, मैंने बताया था 12 अंश की दूरी, और उसमें भी अगर चंद्रमा आगे राहु आगे हैं, चंद्रमा अभी पीछे हैं, तब तो 100% में चंद्र ग्रहण है, और नहीं तो ये केमद्रुम तो है ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और अगला जो प्रश्न है ये मानसी चौहान है। इन्होंने पूछा है मेष लग्न की कुंडली मंगल पहले भाव में यानी रुचक योग, सूर्य केतु तीसरे भाव में यानी सूर्य का जाकर के मिथुन राशि में बैठना, ये भी बहुत बढ़िया। शुक्र बुध चौथे भाव में, बहुत बढ़िया। कर्क राशि में जाकर के दोनों का बैठ जाना, ये अत्यंत श्रेष्ठ। शुक्र का विशेष करके यहाँ पर बैठना अत्यंत श्रेष्ठ। गुरु पंचम भाव में, क्या बात है। चंद्र राहु नवम भाव और शनि दसम भाव। कुंडली में वर्गोत्तम सूर्य षडबल में सबसे बलवान है, दूसरा बलवान ग्रह शुक्र है। चंद्र की महादशा चल रही है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अपने जिन ग्रहों की चर्चा की है और जैसी चर्चा की है, निसंदेह ये कुंडली अगर ऐसी ही है और सारे ग्रह अंश बल से बली हैं तो ये तो आम कुंडली नहीं हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रथम भाव में मंगल का होना ये रुचक योग बना, दसम में अगर देखें तो शनि का होना ये शश महापुरुष योग बना, और फिर उसके बाद नवम भाव में राहु का धनुराशि में स्वगृही जाकर के बैठना। गुरु पंचम भाव में है, अच्छा गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि में गुरु का बैठना और चंद्र राहु का नवम पंचम में योग भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चंद्र राहु की युति नवम भाव में बनी है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। षडबल में आप कह रही हैं कि सूर्य अत्यंत बली हैं, तो निस्संदेह बहुत बढ़िया है। और आपने कहा विवाह, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने लिखा है कि चंद्रमा नवम अर्थात धनुराशि में बैठे हैं, तो
कुंडली के हिसाब से तो विवाह का प्रबल योग अभी चल रहा है, बल्कि गोचर में भी गुरु राशि परिवर्तन कर जाएंगे अभी अप्रैल में 13 अप्रैल को, तो फिर देर हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए और विलंब होगा। अब ये अलग बात है कि आपकी कुंडली में शनिदेव केंद्र में ही शश महापुरुष योग बना करके बैठे हैं और सप्तम पर उनकी दृष्टि है। फलस्वरूप सप्तम पर उनकी दृष्टि होने के कारण ये विवाह को विलंबित करा रहे हैं। परंतु जहां तक मैं समझ पा रहा हूं विवाह का योग प्रबल चल रहा है। कैसा होगा वैवाहिक जीवन, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करना होगा, क्योंकि सप्तम पर शनिदेव की दृष्टि है। सप्तम पर शनिदेव की दृष्टि का होना और ये कहीं ना कहीं विचारणीय हो जाएगा। कारण है कि आपकी कुंडली में आपने लिखा है कि सब ग्रह तो बलवान हैं ही, चंद्रमा शुक्र और बुध जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और दशा में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी दोनों पर शनि की दृष्टि हो गई। सप्तम के कारक जो हैं देवगुरु बृहस्पति स्त्री की कुंडली के लिए, वो जाकर के पंचम में बैठे हुए हैं। तो उनकी भी स्थिति को देखें तो राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो भाव भावपति भाव कारक तीनों यहाँ पीड़ित हुए हैं। तो ये बात तो तय है कि विवाह का योग अभी चल रहा है। वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये तय होगा जब कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए। अगर कुंडली मिला करके विवाह किया जाए तो फिर ठीक है, वैवाहिक जीवन उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मोहित कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि तुला लग्न में शनि और बुध लग्न भाव में पर शुक्र लाभ भाव में हो तो शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। तुला लग्न में शनि और बुध लग्न भाव में है, ठीक है, और शुक्र लाभ भाव में है, तो यानी सिंह राशि में है। अगर देखा जाए तो सिंह राशि में अगर आपने चर्चा नहीं की सूर्य की, तो या तो सूर्य एक घर आगे होंगे या एक घर पीछे होंगे, तो उस अवस्था में 100% आप धारण करिए शुक्र का रत्नोपल, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। प्रदीप पाटीदार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि धनु लग्न और शनि केतु लग्न में सप्तम में राहु, नवम भाव में सूर्य बुध मंगल शुक्र और द्वादश भाव में गुरु और चंद्रमा है, क्या ये गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा या नहीं? और नवम भाव में सूर्य बुध मंगल युति का प्रभाव कैसा रहेगा? यह मेरी बेटी की कुंडली है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें, विशेषकर शिक्षा कैसी रहेगी? धनु लग्न और शनि केतु लग्न में सप्तम में राहु, नवम भाव में आपने बताया है सूर्य बुध मंगल शुक्र और द्वादश भाव में गुरु चंद्रमा, तो नवम भाव तो इस जातिका का बेहद बली है। यहाँ पर कोई भी ग्रह हो नवम में अच्छा फल देने के लिए बाध्य है। अब लग्नपति 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं और देखा जाए तो चंद्रमा के साथ, जैसा आपने पूछा है कि गजकेसरी योग का लाभ मिलेगा, बिल्कुल ये योग है, योग में कहीं कोई संशय नहीं। हाँ, मैंने बताया था 12 अंश की बात जो मैंने बताई थी दूरी की, वो अवश्य देख लीजिएगा, दोनों चंद्रमा और गुरु के बीच दूरी कितनी है। लेकिन अगर दूरी जैसा बताया है 12 अंश के भीतर है, तो गजकेसरी योग है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब बात आती है कि योग या दुर्योग का फल निर्धारित होता है भाव से, किस भाव में ये योग बना हुआ है, तो 12वें में बना हुआ है, तो थोड़ा सा प्रभाव इसमें कम हो जाएगा। वृश्चिक राशि में ये योग बना हुआ है क्योंकि वहाँ चंद्रमा नीच राशि में होते हैं, तो उसमें प्रभाव में कमी आएगी। अब अगर ये कहते हैं कि चंद्रमा 12वें भाव में उनका नीच तो भंग हो ही जाएगा, नीच भंग भी हो जाएगा, तब भी प्रभाव तो कमजोर ही होगा ना, तो ये प्रभाव को कमजोर वाली बात बताता है, लेकिन योग है। अब बारी आती है शिक्षा की, तो पंचम पति इस कुंडली में अगर देखें तो आपने जैसा कि बताया है मंगल आपकी बच्ची की कुंडली में जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह ये उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और शिक्षा इस बच्ची का बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आनंद जी हैं, इनका प्रश्न है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में 29 अंश 58 डिग्री पर वक्री होकर के चौथे घर में स्थित गुरु पर लग्न में विराजमान मंगल की चौथी दृष्टि, दसम भाव में विराजमान चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर है। कुंडली में देवगुरु की स्थिति कैसी है? पहले तो एक बार षडबल देख लीजिए। आपने जितनी बातें मुझे बताई है वो तो ठीक है, अब दिन का जन्म है, रात का जन्म है, कई तरह की बातें होती है जिसमें षडबल देखा जाता है, बट आपने जो मुझे बताया है वृश्चिक लग्न की कुंडली में 29 अंश 58 कला पर चौथे घर में, अब 2 तथ्य है और दोनों तथ्यों को समझिए। वृश्चिक धन मकर कुंभ राशि होती है चौथे भाव में, तो देवगुरु को बताया था कुछ दिन पूर्व ही, शायद 2-3 दिन पूर्व, की कुंभ राशि में कर्कवत फल देते हैं। एक दूसरा, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो कर्क राशि होती है, जहां देवगुरु उच्च के समान फल देते हैं। अतः फल के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु तो यहां उच्च का ही फल दे रहे हैं। एक, परंतु ये देवगुरु कैसे हैं? तो मृत अवस्था के हैं, क्योंकि 29 अंश 58 कला पर है। अब ये भी संभावना है, बहुत हद तक नहीं, लगभग मुझे जहां तक लग रहा है कि 99% कि वो अगले भाव का फल दे रहे होंगे। चलित में देखने से पता चल जाएगा कि गुरु एक घर आगे का फल दे रहे हैं, तो मीन राशि अर्थात पंचम का फल दे रहे हैं, लेकिन अगले भाव के फल में भी कहीं ना कहीं डिग्री से कमजोर हैं। अब आपने जो दृष्टि संबंध बताया है उसमें जो दृष्टि मिल रही है उनको दृग्बल जो मिल रहा है, तो उससे उनको बल तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है, परंतु ये
सर्वाधिक बल दे पा रहे हैं या नहीं, पूरा प्रभाव दे पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इनके षडबल को एक बार पूरी तरह से देखना होगा। दृढ़ बल तो उनको मिल रहा है, बाकी की चीज़ें कितनी है, नौमांस में इनकी स्थिति कैसी है, ये देखने से ये तय हो जाएगा कि इनको रिजल्ट। लेकिन हाँ, कुंभ में है, रिजल्ट देंगे, वहाँ चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है, पूरा रिजल्ट तो यही होगा। चलिए देखने से पता चलेगा कि वो पंचम का ही फल दे रहे होंगे, न कि चतुर्थ का। कार्तिक शर्मा है, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न, शनि तृतीय में वक्री, लग्नेश चतुर्थ में, राहु षष्ठ में और दशम में गुरु मंगल बुध शुक्र, एकादश में सूर्य है। बच्चा हकलाता है, क्या जीवन में संघर्ष रहेगा? कर्क लग्न, शनि तृतीय में वक्री, ठीक है, लग्नेश चतुर्थ में, ओके। तो आगे आपने कहा है कि राहु षष्ठ में, दशम में गुरु मंगल बुध शुक्र, एकादश में सूर्य है। बच्चा हकलाता है, क्या जीवन में संघर्ष रहेगा? कर्क लग्न में द्वितीय भाव के स्वामी कौन बन जाते हैं? तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य बन जाते हैं। द्वितीय भाव यानी वाणी का कारक कौन है? तो देखा जाए तो वो बुध है। तो द्वितीय भावपति तो जाकर के आपका कहना है कि वृषभ राशि में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि में उनका बैठना तो कोई बहुत बुरा नहीं कहलाएगा, लाभ भाव में वो जाकर के बैठे हुए हैं। तो उनकी स्थिति तो खैर जैसी है, यहाँ आप गौर किया जाए तो आपने कहा है कि शनि जो कि तृतीय भाव में वक्र अवस्था में बैठे हैं और लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, राहु षष्ठ भाव में। अब यहाँ गौर करिए कि जो राहु षष्ठ भाव में बैठा है उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? तो षष्ठ भावस्थ राहु की जो दृष्टि है वो जन्म कुंडली के दसम भाव पर पड़ रही है, 12वें पर और द्वितीय पर। तो द्वितीय भाव और द्वितीय का कारक अर्थात बुध, ये दोनों के दोनों राहु की दृष्टि में आए हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी राहु की ही दृष्टि में आ गए हैं। तो ये सारे ग्रहों का राहु की दृष्टि में आना कहीं ना कहीं वाणी से संबंधित परेशानी को तो दर्शा रहा है। अब सूर्य की स्थिति को एक बार और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि देखिए भाव, भावपति, भावकारक तीनों यदि पीड़ित हो तब तो निसंदेह उससे संबंधित परेशानी आती ही आती है। लेकिन यदि बुध और गुरु ठीक है कि राहु से दृष्ट हुए हैं, अगर सूर्य के पास बल है तो फिर कहीं ना कहीं मेडिकल से उस बच्चे को स्पीच थेरेपी वगैरह दिला करके भी कहीं ना कहीं उसको वाणी प्रदान तो कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बाकी की चीज़ों को समझना होगा और इसके बाद ही उस पर तर्क मैं दे सकूंगा। केवल ऐसे मेरे तर्क देने से बात नहीं बन पाएगी। फिर भी संघर्ष की आपने बात कही है तो मैं एक बात तो कम से कम बता ही दूं कि सूर्य का द्वितीय पति बनकर के लाभ भाव में बैठना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जन्म कुंडली में महाधन योग है। सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक हैं। दसम भाव इस लड़के का है तो मजबूत। स्पीच थेरेपी की आवश्यकता हो सकता है उसको पड़ेगी, जरूर तैयारी करिए और एक सही डॉक्टर के पास उसको लेके जाइए। रिद्धिमा हैं, अगर एक लिख रही हैं कि अगर नवम भाव में गुरु हैं और तीसरे भाव में शुक्र हैं तो क्या शुक्र गुरु के प्रभाव को कम करते हैं मेष लग्न में? गुरु के प्रभाव को शुक्र न तो कम करेंगे, न शुक्र के प्रभाव को गुरु कम करेंगे, बल्कि इन दोनों का युति या दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। ये दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं और जब भी ये युति या संबंध में आते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक। यानी आप इसे ऐसे कह सकते हैं, इसको राजनीति से जोड़ करके, कि दूर से दिखाई पड़े तो दोनों एक दूसरे के बेहद शत्रु, परंतु किसी पार्टी में, किसी की शादी विवाह की पार्टी में दोनों के दोनों पहुंचे तो बेहद प्रेम से मिलेंगे। और जिसकी पार्टी में ये दोनों पहुंचेंगे, सोच के देखिए कि उसकी स्थिति क्या है। वो दोनों ही पक्षों को चलाने वाला होगा या दोनों से जुड़ा हुआ होगा। राजनीति से जोड़ के देखिए, आपको एक बार में ये बात समझ में आएगी। तो गुरु और शुक्र के लिए ऐसा ही है, ये नैसर्गिक शत्रु हैं। एक साथ युति संबंध में हो, दृष्टि संबंध में हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। सोहन सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न और लग्न में शनि शुक्र 12वें घर में, लग्न में शनि शुक्र 12वें घर में, गुरु सूर्य बुध 11वें घर में, चंद्रमा तृतीय घर में, श्रवण नक्षत्र में और चंद्रमा पर शनि और गुरु की दृष्टि है, या क्या छोटे भाई बहन का योग है? वृश्चिक लग्न, लग्न में शनि शुक्र 12वें घर में, अब तीसरा घर छोटे भाई बहन का होता है। तो आपने मंगल की क्या स्थिति बताई है? गुरु सूर्य बुध 12वें घर में, गुरु सूर्य बुध 11वें घर में, चंद्रमा तृतीय घर में, श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा पर शनि और गुरु की दृष्टि। अच्छा, कमाल है। मंगल को छोड़ करके आपने सबके बारे में बता दिया है। मंगल छोटे भाई बहनों के कारक हैं, तो ठीक है, उस भाव पर कम से कम गुरु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं। शनि अपने ही घर को वहाँ देख रहे हैं, तो बहन होने का योग तो प्रबल ही दिखाई पड़ रहा है।
तो बहन की संभावना है। बाकी मंगल की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि होने के बावजूद मैं भाई तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि शनि अपने घर को देख करके उस भाव को बल दे रहा है। ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ गौर करिए, भाई बहन ठीक है, जन्म कुंडली से पता चल जाता है, लेकिन माता पिता की भी कुंडली, क्योंकि जिनको उत्पन्न करना है उनकी कुंडली को भी तो देखना होगा। उनकी कुंडली में क्या स्थिति है, क्या उनकी कुंडली में आगे संतति योग है? नहीं है तो भाई बहन कहाँ से होंगे? तो फिर सवाल उठता है कि नहीं है तब भी इसके कुंडली में भाई बहन का योग कैसे हो गया? देखिए, आमतौर पर भाई बहन के योगों की अगर हम बात करें तो आज के समय में जन्म कुंडली के जो सूत्र बताए जाते थे कि 5 पुत्र होंगे, 7 पुत्र होंगे, तो क्या आज के समय में 5 या 7 पुत्र किसी को होते हैं? तो ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल भी जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर माता पिता की कुंडली को तो अवश्य ही एक बार देखना होगा। साथ ही साथ इस कुंडली में अगर देखें तो गुरु और शनि की दृष्टि है, तो दृष्टि भर मात्र से कन्या संतति तो कम से कम कही जाएगी, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा बल उसको देंगे। शुभम कुमार सिंह हैं और इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली है, 7वें भाव में शुक्र और राहु, 7वें भाव में कुंभ लग्न की कुंडली है, 7वें भाव में शुक्र और राहु और अष्टम भाव में सूर्य 8 अंश और बुध 8 अंश पर बैठे हैं। इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन बच पाएगा और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करने से कोई फायदा होगा? आप सबसे पहले तो बिल्कुल सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बारी आ जाती है सप्तम भाव को समझने की। देखिए, पुरुष की कुंडली आप है, शुभम आपने अपना नाम बताया, अगर आप अपने लिए पूछ रहे हैं तो सप्तम भाव में शुक्र का होना बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे ही जैसे देवगुरु बृहस्पति का स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में होना, केवल उनके होने भर मात्र से कोई नुकसान नहीं होता। होता क्या है कि जब भी ये इस भाव में आते हैं तो चूंकि भाव और भाव कारक तो ये हैं ही है उस भाव के, अब उस पर कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस भाव का पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है। अब यहाँ पर आपने जैसा लिखा कि शुक्र और राहु और अष्टम भाव में सप्तम पति चले गए हैं, तो शुक्र राहु का होना सप्तम भाव में इस भाव का नाश कर दिया। तो इस अवस्था में कहीं से अगर पापग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ रही हो तो हाँ, ये दाम्पत्य जीवन को बाधित, खराब या दाम्पत्य जीवन को तोड़ने वाला तो होगा ही होगा। अब ये देखना होगा कि बाकी पुरुष और स्त्री की कुंडली कितनी मैच करी। फिर भी आपने जैसा पूछा है, सूर्य के मंत्र का जप अवश्य करिए, क्योंकि सूर्य सप्तम पति हैं, कुछ न कुछ लाभ तो उससे अवश्य होगा। नीता पांडे हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली है, शनि और राहु चतुर्थ भाव में है, राहु की महादशा चल रही, तो क्या लाजवर्त धारण करना सही होगा? बिल्कुल ठीक होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि शनि राहु केतु प्रत्यर्थ धारित लाजवर्तकम, लाजवर्त से कोई विशेष नुकसान नहीं होता, मध्यमा उंगली में पहना जा सकता है। अमित जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु 0 डिग्री पर 0 अंश 32 कला और शुक्र 24 अंश 49 कला, युति 12वें भाव में, शुक्र की महादशा कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु की जो बात आपने कही, तो गुरु तो मृत अवस्था में है। युति जरूर है इस कुंडली में, लेकिन इस युति का कोई विशेष लाभ है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप। दूसरा अगर देखें तो शुक्र नीच राशि में बैठे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि 12वें भाव में होने के कारण उनका नीचत्व भंग हो जाएगा, और वैसे भी 12वें को अति विशिष्ट कारक हैं और लग्नपति बनकर के 12वें में जाकर के बैठे हैं। खैर, यहाँ आपने मुझसे पूछा है कि शुक्र की ही दशा है तो कैसा रहेगा। देखिए, शुक्र की दशा यहाँ निसंदेह देना तो चाहिए शुक्र को अच्छा ही फल, नीच भंग हुआ है क्योंकि बुध आसपास ही कहीं ना कहीं वैसे तो होंगे। अब ये देखा जाए कि बुध क्या लग्न में है या परिवर्तन में हुआ है या बुध लाभ में है, ये स्थिति जरूर एक बार देखनी चाहिए होगी। गुरु के साथ होने का कोई विशेष अंतर तो नहीं आ रहा है, लेकिन 12वें में होने से उनका नीच जो भंग हुआ है, इसको लेकर के मैं मान के चलता हूँ कि इस कारण कहीं ना कहीं शुक्र के महादशा को मैं श्रेष्ठ फल प्रदायक ही समझूंगा, अच्छा फल देने वाला ही कहूंगा। ज्योतिरंजन मिश्रा हैं, ये पूछ रहे हैं कि द्वितीय भाव में कन्या के चंद्रमा और नवम में देवगुरु हो तो सकट योग का निर्माण होगा, तो इसका निवारण किस प्रकार से होगा। ऑलरेडी देखा जाए तो आपके प्रश्न में ही निवारण है, अलग से निवारण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खान पान बस सात्विक हो, क्योंकि नवम भावगत देवगुरु जो हैं धार्मिक कृत्यों को करने के लिए बाध्य कर देते हैं, धर्म कराते ही हैं, धर्म में रुचि जगा देते हैं। तो नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से बहुत हद तक वैसे ही जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सत्यमार्ग पर चलने वाला होगा, तो धर्म आदि कृत्यों को करने के कारण सकट योग का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत हद तक कम या समाप्त हो जाएगा। वंदना मिश्रा जी हैं, ये पूछती हैं कि धनु लग्न में उच्च के सूर्य 15 अंश और उच्च के शनि 18 अंश पर क्या जीवन में कभी सम्मान नहीं मिलेगा? क्या कमाल का प्रश्न है। देखिए, दो उच्च के ग्रह आपस में जब दृष्टि संबंध बनाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये निसंदेह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। लेकिन कमाल की बात हो कि शनि और सूर्य जब आपस में आमने सामने उच्च के हो जाएं तब क्या होगा? तब वही होगा, नाम होगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा है ना कि नाम भी तो कहीं ना कहीं किसी बेस पर खड़ा होना चाहिए, तो बदनामी के बेस पर होगा। नाम खूब होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन बदनामी भी साथ साथ रहेगी। विवेक सिक्का
ये पूछ रहे हैं कि तुला लग्न में 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध शुक्र चंद्र की युति हो, चारों घर अस्त है, ग्रह अस्त हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। सूर्य के प्रकाश में ये विलीन हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रकाश विहीन हो गए हैं। ये सूर्य के प्रकाश में विलीन हो गए हैं, इनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से जा मिला है, तो उसका प्रभाव मिल रहा है। लाभ भाव में है तो सभी कर लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं बना करके रखेंगे। ओम प्रकाश मित्तल जी ने पूछा है कि तुला लग्न में चौथे भाव में शनि 6 अंश 20 कला और गुरु 0 अंश 20 कला पर युति है, दोनों वक्री गुरु नीच भंग योग बनेगा, कितना लाभ होगा? तुला लग्न में चौथे भाव में, तो ठीक है, मकर राशि हो जाएगी, तुला वृश्चिक धन मकर, मकर राशि हो जाएगी। मकर राशि में आपने कहा है कि शनि बैठे हैं, तो शनि ने बनाया वहां षष्ठ महापुरुष योग और देवगुरु ने बनाया निसंदेह नीच भंग राजयोग, दोनों की युति में यहाँ पर बल भी बढ़ेगा गुरु का कहीं ना कहीं। अब दोनों ग्रह वक्री हैं, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दोनों ग्रह की जब दशा अंतरदशा आएगी तो कोई चीज़ जो आपकी खो गई थी या छूट गई थी, पीछे रह गई थी, वो लौट आएगी, या इनसे संबंधित कोई चीज़ जीवन काल में वो लौटा लाएंगे। तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, ये लाभप्रद ही मैं मानूंगा, इसको हानि वाला कोई विशेष नहीं है। ये जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुला लग्न में शनि कारक ही हैं और दोनों का वहाँ पर नीच भंग भी गुरु का हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट करने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे। अब ये अलग बात है कि गुरु मृत अवस्था के हैं, गुरु के पास बल बहुत कम है, और शनि के पास भी देखें तो 6 अंश 20 कला बिल्कुल वृद्धावस्था में है, बलहीन ही है, पर फिर भी षष्ठ महापुरुष योग तो मान्य है ही है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।